ओके, आज का हमारा टॉपिक है बिलियरी एट्रेजिया। बिलियरी एट्रेजिया जो है वो एक डिज़ीज़ है जो क्रॉनिक है और डिज़ीज़ है ये बिलियरी सिस्टम की। बिलियरी सिस्टम बाइल डक्ट्स का एक नेटवर्क होता है जो लीवर से रिसीव करता है बाइल को और उसको लेके जाता है पहले गॉल ब्लैडर में टेम्परेरी स्टोरेज के लिए और उसके बाद डिओडिनम में इसको जो है वो पोर करवाता है, जहाँ पर इसमें एंजाइम्स होते हैं। वो एंजाइम्स जो हैं वो फूड के साथ मिक्स होते हैं और फूड की डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, बिलियरी एट्रेजिया। बिलियरी जो है वो बिलोंग करता है बाइल सिस्टम और एट्रेजिया जो है वो नैरोइंग या स्टीनोसिस या फाइब्रोसिस हो जाना जो बाइल डक्ट्स हैं, वो सारी डक्ट्स जो बाइल को लीवर से रिसीव करती हैं और गॉल ब्लैडर तक और उसके बाद जो है वो डिओडिनम तक पहुंचाती हैं। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। बिलियरी एट्रेजिया और एक्स्ट्रा हिपेटिक बिलियरी एट्रेजिया। देखिए, जो बिलियरी एट्रेजिया है ना, एट्रेजिया कहीं भी हो सकता है, इंट्रा हिपेटिक भी हो सकता है यानी लीवर के इनसाइड जो बाइल डक्ट्स हैं उनमें हो सकता है, और एक्स्ट्रा हिपेटिक भी। लेकिन जो हम बिलियरी एट्रेजिया पढ़ते हैं ना, ये मोर कॉमन होता है एक्स्ट्रा हिपेटिक बिलियरी एट्रेजिया। प्रोग्रेसिव इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस दैट कॉज बोथ इंट्रा हिपेटिक एंड एक्स्ट्रा हिपेटिक बाइल डक्ट फाइब्रोसिस रिजल्टिंग इन इवेंचुअल डक्टल ऑब्स्ट्रक्शन। होता यह है कि इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस स्टार्ट होता है जिसकी वजह से इनसाइड द लीवर एंड आउटसाइड द लीवर जो बाइल डक्ट्स होती हैं वो इन्फ्लेम्ड होने की वजह से नैरो होना शुरू हो जाती हैं, उनका ल्यूमेन नैरो होना स्टार्ट हो जाता है, और अगर वो इन्फ्लेमेशन परसिस्ट करती है फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन तो फाइब्रोसिस भी हो सकती है। इफ़ रिमेन्स अनट्रीटेड यूजुअली लीड्स टू सिरोसिस, लिवर फेलियर एंड डेथ। अगर इस कंडीशन को ट्रीट ना किया जाए तो ये जो है वो लीवर सिरोसिस की तरफ लीड करता है। सिरोसिस से फिर देन लीवर फेलियर और डेथ भी हो सकती है। इटियोलॉजी की अगर हम बात करें तो एग्जैक्ट इटियोलॉजी इसकी नॉन नहीं है, एग्जैक्ट कॉजेज अननोन। इन्फेक्शन मीडिएटेड मैकेनिज्म्स में भी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोग्रेसिव प्रोसेस। लेकिन ये कहा जाता है कि कोई वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन, मोस्ट कॉमनली वायरल इन्फेक्शंस, उसके नतीजे में बाइल डक्ट्स के अंदर इन्फ्लेमेशन का प्रोसीजर स्टार्ट होता है, और वो जो इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस होता है ना वो प्रोग्रेसिव होता है, वो स्टॉप नहीं होता, वो बढ़ता चला जाता है और एट द एंड जो है वो सारी बाइल डक्ट्स की फाइब्रोसिस हो जाती है। नॉट सीन इन फीटस, स्टिल बॉर्न और न्यू बॉर्न इन्फेंट्स दैट सजेस्ट इट इज़ अक्वायर्ड लेट इन जेस्टेशन और इन पेरीनेटल पीरियड एंड इज़ मैनिफेस्टेड फ्यू वीक्स आफ्टर बर्थ। ये हमें फीटस में ये बीमारी नज़र नहीं आती। स्टिल बॉर्न या जिनकी इंट्रायूट्राइन ही डेथ हो जाती है, या न्यू बॉर्न इन्फेंट्स, उनमें जब ये बीमारी देखने को नहीं मिलती तो ये एक सीधा सीधा जेस्चर है कि ये बाद में कहीं एक्वायर्ड होती है। ठीक है, तो बाद में कैसे एक्वायर्ड होगी? किसी वायरल इन्फेक्शन के रिजल्ट में एक्वायर होती है। इंसिडेंस की अगर हम बात करें तो बिलियरी एट्रेजिया का जो इंसिडेंस होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 1 in 10,000 to 15,000 लाइव बर्ड्स होता है। पैथोफिजियोलॉजी में देखें तो इजिप्शियन स्टडी ये कहती है कि एबनॉर्मली हाई लेवल्स ऑफ एफ्लाटॉक्सिन B1 एंड टू लेसर एक्सटेंट एफ्लाटॉक्सिन B2 वाज फाउंड इन लिवर टिश्यू एंड ब्लड ऑफ ऑल न्यूनेट्स विद बिलियरी एट्रेजिया। बिलियरी एट्रेजिया के जितने भी पेशेंट्स थे, जितने भी न्यूनेट्स थे, एक इजिप्शियन स्टडी ये बताती है कि उनके अंदर जो है लीवर टिश्यूज़ में एफ्लाटॉक्सिन्स पाए गए। मोर कॉमनली B1 था और लेसर एक्सटेंट में एफ्लाटॉक्सिन B2 था। Aflatoxins may cause extensive damage to the hepatocytes, leading to hepatitis and damage to bile ducts, causing inflammation. अब ये एफ्लाटॉक्सिन्स, ये टॉक्सिन्स हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं? ये एक्सटेंसिव डैमेज करते हैं लीवर के सेल्स को, जिसकी वजह से ये हेपाटाइटिस कॉज कराते हैं, इन्फ्लेमेशन हो जाती है लीवर टिश्यूज़ की। Inflammation, adhesions and final obstruction of bile ducts. The affected neonates have a genetic detoxification defect that does not allow them to detoxify these aflatoxins timely or effectively. नॉर्मल जो न्यूनेट है ना, उसमें ये टॉक्सिन्स डिटॉक्सीफाई हो जाते हैं। लीवर जो है वो सारे टॉक्सिन्स को डिटॉक्सीफाई करता है, लेकिन जिन लोगों में लीवर में जेनेटिक एक डिफेक्ट है कि वो एफ्लाटॉक्सिन्स को डिटॉक्सीफाई नहीं कर सकता, तो उनमें फिर टॉक्सिन्स के अकोमुलेशन के नतीजे में इन्फ्लेमेशन होती है, और इन्फ्लेमेशन जो है वो लीड करती है लीवर सिरोसिस और जो है वो लीवर फेलियर की तरफ चला जाता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की अगर बात करें तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होती है वो जॉन्डिस होती है। जैसे ही इसको हम कहेंगे ऑब्स्ट्रक्टिव हिपेटिक जॉन्डिस भी, ठीक है। जो बाइल डक्ट्स हैं वो ऑब्स्ट्रक्टेड हैं, बाइल फ्लो नहीं कर पाता लीवर से गॉल ब्लैडर की तरफ और देन ऑनवर्ड टुवर्ड्स द डिओडिनम, तो वो अकोमुलेशन की वजह से क्या होता है,
जो अकोमुलेट हो जाता है बाइल बॉडी के अंदर, ठीक है, जॉन्डिस डेवलप हो जाता है। अर्लीस्ट मैनिफेस्टेशन एंड मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन स्क्लेरा। जॉन्डिस जो है ये एक अर्लीस्ट फीचर है, मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर है, और फर्स्ट ये ऑब्जर्व कहाँ पे होता है, ये स्क्लेरा के अंदर ऑब्जर्व होता है। नेक्स्ट जो है इसकी मैनिफेस्टेशन होती है वो डार्क येलो यूरिन होता है। जो डायरेक्ट बिलिरुबिन है ना, इसका लेवल बॉडी में इंक्रीज़ हो जाता है तो वो फिर यूरिन में भी रिलीज़ होता है। डार्क येलो कलर का यूरिन होता है इनका। स्टूल लाइटर देन एक्सपेक्टेड, वाइटर और टैन। जो स्टूल होता है ना, वो आपको पता है स्टूल के अंदर बिलिरुबिन का एक कॉन्टेंट आता है जिसकी वजह से स्टूल का एक पर्टिकुलर कलर होता है। लेकिन इनमें चूँकि बिलिरुबिन जो है वो कॉन्जुगेट होता ही नहीं है, ठीक है, तो वो स्टूल में शो नहीं होता। स्टूल लेस देन नॉर्मल कलर होगा, वाइट कलर का या टैन कलर का स्टूल होता है इनमें। हिपेटोमेगैली एंड एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो जाती है। देखिए लीवर की इन्फ्लेमेशन है तो लीवर की इन्लार्जमेंट तो कॉमनली होनी ही होनी है। लीवर इतना लार्ज होता है कि पैल्पेशन पे भी हमें फील होता है। एब्डोमिनल डिस्टेंशन होती है, और लेटर स्टेजेस में लीवर तो जो है वो अर्ली स्टेजेस में ही हिपेटोमेगैली स्टार्ट हो जाती है लीवर की इन्फ्लेमेशन की वजह से। लेकिन अगर ये कंडीशन प्रोग्रेसिव रहती है तो स्प्लीनोमेगैली भी स्टार्ट हो सकती है। पुअर फैट मेटाबॉलिज्म रिजल्ट्स इन पुअर वेट गेन। फैट मेटाबॉलिज्म जो है ना वो पुअर होता है क्योंकि जो बाइल जिसने पोर होना था डिओडिनम में उसके अंदर एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, वो एंजाइम्स प्रोटीन्स और फैट्स की डाइजेशन करवाते हैं उसके अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। लेकिन जब बाइल ही रिलीज़ नहीं हुआ, उसके अंदर फैट्स को इमल्सीफाई करने वाले एंजाइम ही नहीं आए, तो फैट का जो मेटाबॉलिज्म होता है वो बहुत ही पोर होता है इन पेशेंट्स के अंदर। वेट गेन पोर होता है, फेलियर टू थ्राइव हो जाता है। जब वेट गेन नहीं होता, बेबी जो है वो जो भी न्यूट्रिशन ले रहा है वो प्रॉपर उसकी डाइजेशन ही नहीं है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ड्यू टू लैक ऑफ एंजाइम्स। और एंजाइम्स क्यों लैक कर रहे हैं? क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन है, बाइल ही फ्लो करके नहीं आ रहा। ऑब्स्ट्रक्शन क्यों हुई? क्योंकि इन्फ्लेमेशन है बाइल वाली डक्ट्स के अंदर, ठीक है। प्रूराइटिस हो जाता है, ये पूरी बॉडी में जब ये अकोमुलेशन होती है ना बाइल की, तो वो जनरलाइज प्रूराइटिस हो जाती है, पूरी बॉडी पे इचिंग होती है पेशेंट को। इरिटेबिलिटी, डिफ़िकल्टी कंफर्टिंग इन्फेंट। जो इन्फेंट होता है बहुत इरिटेबल होता है, उसको कंफर्ट करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है बिलियरी एट्रेसिया की। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की बात करें तो डायग्नोसिस इज सस्पेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ हिस्ट्री। सबसे पहले उसकी हिस्ट्री हम लेते हैं जिसमें फिजिकल साइन सिम्टम्स, फिजिकल फाइंडिंग्स, लेबॉर्ट्री स्टडीज़ में सीबीसी करवाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स, बिलिरुबिन लेवल, बिलिरुबिन जो है वो डायरेक्ट बिलिरुबिन लेवल इंक्रीज्ड होता है इनमें। लीवर फंक्शन स्टडीज़ करवाते हैं, जितने भी लीवर एंजाइम्स होते हैं वो भी एलिवेटेड होते हैं। टॉर्च टाइटर एंड अदर इंट्रायूट्राइन इन्फेक्शंस। टॉर्च जो है टॉक्सोप्लाज्मोसिस और रूबेला, साइटोमेगेलोवायरस, ये सारे इनका एक 4-5 वायरसेस का एक ग्रुप होता है, ठीक है। ये इंट्रायूट्राइन जो है वो एक इन्फेक्शन करवाने वाले एजेंट्स होते हैं, तो टॉर्च टाइटर भी हम करवाते हैं कि इंट्रायूट्राइन इन्फेक्शन की वजह से तो वो इन्फेक्शन जो है वो बेबी के लीवर में तो नहीं चला गया। हेपाटाइटिस सीरोलॉजी करवाते हैं और यूरिन CMV। रेडियोलॉजिक एग्जामिनेशन की बात करें तो एब्डोमिनल अल्ट्रासोनोग्राफी और न्यूक्लियर स्कैन। न्यूक्लियर स्कैन में हाइडा स्कैन बहुत कॉमन है। न्यूक्लियर स्कैन में ये होता है कि हम न्यूक्लियर डाई देते हैं पेशेंट को, उसमें जिनमें बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन होती है ना, उनमें ये साफ शो हो रहा होता है कि उनके लीवर का अपटेक तो बहुत अच्छा था उस न्यूक्लियर मटेरियल का, ठीक है। रेडियो एक्टिव मटेरियल जो हमने दिया था उसका अपटेक तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो कहीं भी रिलीज़ नहीं हुआ बाद में जाके ना स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर रिलीज़ नहीं हुआ तो ये सीधा सीधा इंडिकेशन है कि लीवर ने अपटेक तो किया, उसके बाद बाइल में रिलीज़ भी किया होगा, वो बाइल जो है वो रास्ते में ही कहीं ब्लॉक हो गया है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंचा ही नहीं है, ठीक है। तो न्यूक्लियर स्कैन से इस तरह हमें बिलियरी एट्रेसिया का पता चलता है। इसकी थेरापेटिक मैनेजमेंट करें, सर्जिकल भी हम डायग्नोस्टिक स्टडीज़ करते हैं, उसमें एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटमी करते हैं हम, मतलब बॉडी से जो है ना वो सर्जिकली कट लगा के हम चेक करते हैं। एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटमी करते हैं कि लीवर का जो है वो साइज़ कितना है, या फिर वहाँ पे फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो हमें शो होती है। इट शोज़ ऑब्स्ट्रक्शन एट सम लेवल ऑफ द बिलियरी ट्री।
थेरापेटिक मैनेजमेंट अगर आप देखें तो हिपेटिक पोर्टो एंटेरोस्टमी होती है। इन दिस प्रोसीजर सेगमेंट ऑफ द इंटेस्टाइन इज एनास्टोमोस्ड टू द रिजेक्टेड पोर्टा हेपेटिस टू अटेम्प्ट बाइल ड्रेनेज। ये मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए हिपेटो पोर्टो एंटेरोस्टमी क्या होती है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये लीवर है, साथ में ही बाइल ट्री है, ठीक है। ये ग्रीन कलर का गॉल ब्लैडर है, बाइल डक्ट्स आ रही हैं ग्रीन कलर की, और ये यहाँ पे जाके जो है वो डिओडिनम के साथ कनेक्ट हो रही हैं। लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम यहाँ से सारा बिलियरी ट्री जो है वो रिमूव कर देते हैं, ठीक है, वो रिमूव कर देते हैं। और यहाँ से जो डक्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो लीवर के साथ कनेक्टेड हो रहा है। स्मॉल इंटेस्टाइन का डायरेक्ट हम कनेक्शन बना देते हैं लीवर के साथ। डैमेज जो बाइल डक्ट्स होती है ना, वो सारी हम उसकी रिजेक्शन कर देते हैं। सारी बाइल डक्ट्स को रिमूव कर दिया, और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो डायरेक्टली हमने कनेक्ट कर दी लीवर के साथ, ठीक है। अगर इसकी मेडिकल मैनेजमेंट की बात करें तो प्राइमरी सपोर्टिव मैनेजमेंट होती है। न्यूट्रिशनल सपोर्ट आपने देनी होती है, क्योंकि इसमें जो है वो फैट का मेटाबॉलिज्म बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, तो न्यूट्रिशन कंप्रोमाइज़ हो जाती है बेबी की। न्यूट्रिशनल सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। सप्लीमेंटेशन विद सॉल्युबल्स वाइटामिन्स, देखिए आपको पता है बॉडी के अंदर जो बहुत सारे वाइटामिन फैट सॉल्युबल होते हैं। वाटर सॉल्युबल तो विटामिन बी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और सी होते हैं। जो विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन के, ये सारे विटामिन होते हैं, ये फैट सॉल्युबल होते हैं। तो जब फैट का प्रॉपर मेटाबॉलिज्म नहीं होता है तो फैट सॉल्युबल विटामिन की भी डेफिशिएंसी हो जाती है। तो इन विटामिन को हमें सप्लीमेंटेशन में देखना होता है। फिर गैस्ट्रोस्टोमी फीडिंग और टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन व्हेन नेसेसरी। फिनोबार्बिटॉल में बी गिवन आफ्टर सर्जरी टू इम्प्रूव फ्लो ऑफ बाइल। सर्जरी अगर हो गई है तो उसके बाद हम फिनोबार्बिटॉल जो है वो पेशेंट को देते हैं, जो कि काफ़ी इम्प्रूवमेंट इससे शो हो रही होती है। नर्सिंग केयर की अगर हम बात करें तो फैमिली सपोर्ट आपने देनी है बेबी को बिफोर भी और आफ्टर सर्जरी भी। एजुकेशन रिगार्डिंग ट्रीटमेंट प्लान के अकॉर्डिंग आपने जो है वो ब्रीफ करना होता है बेबी के पेरेंट्स को। पोस्ट ऑपरेटिव केयर जो है बिल्कुल वैसी होती है जैसे किसी भी मेजर एब्डोमिनल सर्जरी की केयर होती है। न्यूट्रिशनल सपोर्ट आपने देनी है, और मेडिकेशन कंप्लायंस, जो भी मेडिकेशन प्रेस्क्राइब्ड है आफ्टर सर्जरी वो आपने ऑन टाइम जो है वो पेशेंट को देनी है, ठीक है। मेडिकेशन कंप्लायंस जो है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क होता है नर्सिंग केयर में पोस्ट ऑपरेटिवली।